नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी तिनके की तरह बिखर गई। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसका श्रेय प्रदेश में पार्टी के सबसे कद्दावर और विश्वसनीय चेहरे देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। जोरदार जश्न के बीच कार्यकर्ताओं की जुबान पर केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा बुलंद है। व्यक्ति विशेष में बात आज ऐतिहासिक जीत की इबारत लिखने वाले देवेंद्र फडणवीस की। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। चुनौतियों को मात देने में महारत। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। महाराष्ट्र में लिखी प्रचंड जीत की इबारत। बलिदान का सम्मान, देवेंद्र को कमान। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार शाम एक संकेत दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपना ही एक पुराना भाषण पोस्ट करते हुए लिखा, बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। इस पोस्ट के गहरे मायने निकाले जाने लगे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 का ये वीडियो शनिवार शाम से जमकर शेयर किया जा रहा है। इसमें एक संकल्पवान की हुंकार है, विरोधियों को ललकार है। 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये शेर पढ़ा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये पंक्तियां एक दिन आश्चर्यजनक तरीके से 100% सच साबित होंगी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। ये पंक्तियां उस समय वायरल हो गई जब महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत हासिल की। 132 सीटों पर विजय पाने में कामयाब हुई बीजेपी। 2014 में 122 सीटें मिली थी। 2019 में 105 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत से बीजेपी कदकद है, जिसका असर नेताओं के चेहरे और हाव भाव पर साफ देखा जा सकता है। जीत के बाद बीजेपी नेताओं की बैठक में एक पार्टी नेता ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोद में उठा लिया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र भी बताया और अजित पवार और एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी
मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि गठबंधन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होने का इनाम बीजेपी को मिल सकता है और फडणवीस के सिर सीएम का ताज सज सकता है। प्रचंड जीत के बाद सीएम पद के सवाल पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम वही होगा। इस लिहाज से फडणवीस की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि महायुति गठबंधन में मिली जीत के आधार पर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी का ही है। डिप्टी सीएम फडणवीस जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देने के साथ ही खुद को आधुनिक अभिमन्यु बता रहे हैं। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। देवेंद्र के नेतृत्व में ये कमाल पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब शिवसेना से गठबंधन टूट जाने के बावजूद बीजेपी 122 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। सूबे में पहली बार देवेंद्र फडणवीस के रूप में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिला था। वो लंबे समय बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ लड़ा गया। तब भी बीजेपी 105 सीटें लेकर आई, मगर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। अब वही देवेंद्र रूपी समंदर मुंबई के अरब सागर के ज्वार की तरह अपने सभी विरोधियों को बहाता हुआ वापस आ गया है। ये पहला अवसर नहीं है जब देवेंद्र ने अपने विरोधियों को धूल चटाई हो। फडणवीस ने साल 2019 के चुनाव में बार बार कहा था कि मैं वापस फिर से लौट करके जरूर आऊंगा और उन्होंने अपने विरोधियों को साल 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके से धूल चटाई थी। उस राज्यसभा चुनाव में त्रिदलीय महाविकास अघाड़ी ने जबरन अपना चौथा उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसे फडणवीस ने हरा दिया, मगर असली खेला इसके बाद हुआ। विधान परिषद चुनाव समाप्त होने के बाद तब शिवसेना सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनवाई और केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल भी हुए। में 2023 में भी फडणवीस ने अपने फॉर्मूले के आधार पर अजीत पवार समेत 40 विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया और अचानक 10 मंत्रियों के साथ में शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित हुआ। इसके बाद में यह माना जा रहा था कि फडणवीस अपने इस मिशन में कामयाब होंगे और लगातार वो संगठन के लिए काम करते रहे। अब एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही बीजेपी ने लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस ही हैं। जी हां, देवेंद्र के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस की छवि बेदाग रही है और बीजेपी आला कमान भी उन पर भरोसा जताता रहा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को मिली बम्पर जीत के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की उनकी एक छवि है, जिस तरह की उनकी एक रेपुटेशन है, देखिए वो किसी परिधि में नहीं बने। बीजेपी की जिस तरह की आइडियोलॉजी है, जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें एक सौम्य चेहरा माने जाते हैं। हमेशा मुस्कान उनके चेहरों पे होती है। हमने देखा कि बीजेपी की आंतरिक राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कई नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता और सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री की रेस में उनका पलड़ा स्वाभाविक रूप से भारी नजर आ रहा है। तस्वीरें उत्साह की कहानी बयां कर रही हैं। फडणवीस के राजनीतिक कौशल का बखान कर रही हैं। देखिए कैसे कार्यकर्ता हाथों में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लेकर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भारी अंतर से जीत हासिल करने वाले देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का बड़ा और विश्वसनीय चेहरा बनकर उभरे हैं। आप देखिए कि 2022 में किस तरह से हुआ कि जो व्यक्ति 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो व्यक्ति फिर कुछ दिनों के लिए जिसने सरकार बनाई हो एनसीपी के साथ मिलकर, और उसको आला कमान ने आदेश दिया कि नहीं, सरकार के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है कि आप उप मुख्यमंत्री का पद संभालिए, तो 2022 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद भी संभाला। उन्होंने हालांकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री जो थे अमित शाह, उन्होंने उनको कहा, तो एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने पार्टी आलाकमान की बात मानी। इसीलिए उन्हें तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्राची आणि जनतेची इच्छा आहे की देवेंद्रनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवावं। जीत के बाद फडणवीस ने अपनी मां से फोन पर बात की और उनसे आशीर्वाद दिया। उनकी मां ने उन्हें बधाई दी और अपने बेटे के लिए इसे बड़ा दिन बताया। बेशक महायुति की जीत की इबारत लिखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल देवेंद्र का रहा, लेकिन सवाल यह है कि अप्रत्याशित कामयाबी उन्होंने हासिल कैसे की। लेकिन हैरानी तो यह है कि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर उनके पास वो कौन से अमोघ अस्त्र थे जिनकी बदौलत वो चुनावी समर में अपनी पार्टी की जीत तय मानकर चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने अपनी हार के कारणों की समीक्षा की। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके कमियों को दूर करने की रणनीति बनाई गई। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए राज्य सरकार के बजट में माझी लाड़की बहिन सरीखी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। ओबीसी के अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को जोड़ने पर ध्यान दिया। इस बार बीजेपी का अपने साथी दलों से सीट समझौता जल्द ही हो गया, जिससे आपस में कोई तकरार नहीं सुनाई दी। अब में आप देखिए कि कई तरह के नारे लगे थे। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से जाके चुनाव प्रचार किया, बटेंगे तो कटेंगे। इसी आक्रामक अंदाज में कई चुनावी रैलियों में देवेंद्र फडणवीस ने भी हमला बोला था, ओवैसी पे उन्होंने हमला बोला था। लेकिन उनकी जिस तरह की एक छवि है, उस विचारधारा से जुड़े होने के बाद ये एड ऑन करता है ये उनको। और इस बार जो बम्पर जीत है, भाजपा के इतिहास में पहली बार बीजेपी को इतनी सीट मिली है। जो स्ट्राइक रेट रहा है 90% से ज्यादा, उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े लोकप्रिय और एकमात्र वो चेहरे हैं। और एक और बात है जो खास बात बीजेपी में मनाती है, हमने देखा कई तरह की खबरें आती थी कि किस तरह से उनके रिश्ते विनोद तावड़े के साथ है। वो खुद विनोद तावड़े के घर गए इस बार। कई अन्य नेता जो नाराज हो गए थे, जिन्होंने ताल ठोक दी थी विधानसभा चुनाव में, उनको मनाने के लिए उनके घर गए। इसके उलट महाविकास अघाड़ी हर मोर्चे पर बिखरी नजर आई। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का मुद्दा नामांकन की आखिरी तारीख तक सुलझाया नहीं जा सका। दोनों के कुछ प्रत्याशी कई जगहों पर आपस में ही लड़ते नजर आए। महाविकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार की माझी लाड़की बहिन योजना के खिलाफ वोट गई। बाद में अपने घोषणा पत्र में खुद उससे दोगुनी राशि देने का वायदा भी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर सभा में जातीय जनगणना की बात करते रहे, लेकिन मराठों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण देने पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं कर सके। महाविकास अघाड़ी की सबसे कमजोर कड़ी शिवसेना यूबीटी साबित हुई। इसके नेता उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की पार्टी लाइन से बिल्कुल परे कांग्रेस की लाइन पर चलते दिखाई दिए। 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री सरकार चला के दिखा दी कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है। जब संकट का समय आया, जब एक उद्धव ठाकरे से धोखा मिला, तो उन्होंने पार्टी तोड़ के भी दिखा दी कि किस तरह से बीजेपी जो है अपना वजूद, अपना अस्तित्व जो है वो धमक के साथ बनाए रखती है। और एक बात और,
54 वर्ष की उनके सिर्फ उम्र है। तो वो बीजेपी के युवा चेहरे हैं। अगर बीजेपी के भविष्य के चेहरे की बात की जाए, एक दौर वो भी था जब महाराष्ट्र में नारा लगता था कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, और महज 54 साल की उम्र और बहुत लंबा कैरियर जो है, भविष्य उनके पास अभी बचा हुआ है। तो देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं की पसंद, देवेंद्र फडणवीस नेताओं की पसंद, देवेंद्र फडणवीस का नागपुर बैकग्राउंड होना और देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद होना, ये तमाम चीजें मिलकर उनको एक लंबी रेस का जो घोड़ा है वो भारतीय राजनीति और भाजपा की राजनीति। चुनावी राजनीति में हार जीत असामान्य नहीं है, मगर कांग्रेस के लिए बनी ये स्थिति इस लिहाज से सोचनीय है कि पार्टी उन राज्यों में फिर हाशिए पर जाती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव में उसने मजबूत वापसी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महाराष्ट्र में महायुति को मिली अप्रत्याशित जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और दिग्गज नेताओं के बेहतरीन मैनेजमेंट से महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बन गई। और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने अपने से पहले पार्टी को रखा और महाराष्ट्र में फिर एक बार भगवा लहरा दिया। कैसा रहा फडणवीस का एक पार्षद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। भारत माता की। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत असाधारण है और कई मायनों में खास भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी और उनमें से 132 सीटों पर जीत हासिल कर ली। महाराष्ट्र में बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बीजेपी के साथ ही महायुति में शामिल दूसरे दलों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस जीत के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस को पूरा श्रेय जाता है। अपने से पहले पार्टी को रखकर फडणवीस ने जो मेहनत की, उसका फल कल नतीजों में देखने को मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री फेज के लिए देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी प्रबल हो गई। माइथोलॉजी में समुद्र मंथन की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकले विष को भगवान शिव ने पिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव का ये बलिदान हमेशा याद रखा जाता है और ऐसा ही एक त्याग किया था देवेंद्र फडणवीस ने। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए खुद विष का घूंट पीकर एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी दी। साथ ही पहले ऐसे नेता बने जो पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर डिप्टी सीएम। तारीख थी 30 जून 2022। फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे की सदारत मंजूर की और इसी तारीख को डिप्टी सीएम की शपथ ली। सियासत में ये पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री रहने वाले नेता ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी के लिए वो कुर्बानी दे गए जो कोई भी नेता के राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े कर सकता था। एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के कद को ऊंचा रखने के लिए फडणवीस अपने राजनीतिक जीवन को सबसे बड़ा त्याग कर गए और जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में वो हुआ जो देश की सियासत में आज तक नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री रहे शख्स ने किसी छोटे पद पर संतुष्टि कर ली। बिना किसी नानकुर के उन्होंने डिप्टी सीएम पद को स्वीकारा। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। महाराष्ट्र चुनाव में मिली बीजेपी को बम्पर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। कैसे नागपुर का एक पार्षद राजनीति के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा। 22 जुलाई 1970 को जन्मे फडणवीस को शुरू से ही इंदिरा गांधी पसंद नहीं थी। अपने पिता से सियासत का गुण सीखे देवेंद्र को आपातकाल में पिता की गिरफ्तारी के बाद से इंदिरा गांधी से नफरत हो गई थी। 1975 में फडणवीस के पिता को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा गांधी नाम से बने स्कूल में पढ़ाई से मना कर दिया। प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की। धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं पास की। नागपुर से लॉ की डिग्री के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया। देवेंद्र के नाम सबसे कम उम्र के मेयर बनने का रिकॉर्ड भी है। 2 बार नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर चुने गए। 1997 में वो 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बने। 1999 में नागपुर पश्चिम से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 2004 में दोबारा उसी सीट से विधायक चुने गए। 2009 से 2019 तक 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक चुने गए। देवेंद्र फडणवीस का एक किस्सा और भी बहुत मशहूर है और वो है फडणवीस ने की मॉडलिंग। 2006 में देवेंद्र फडणवीस ने मॉडलिंग की थी। उन्होंने विधायक रहते हुए ही मॉडलिंग की थी। नागपुर में एक कपड़े की दुकान के लिए मॉडलिंग की। शहर के हर चौराहे पर फडणवीस के पोस्टर लगे। दुकानों का विज्ञापन करते हुए उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मॉडल विधायक। अपने कामों से चर्चा में रहने वाले देवेंद्र फडणवीस की अब चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र में फ्री हैंड दिया, उनकी रणनीति पर काम किया और जीत हासिल की। फडणवीस ने बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठाया, दोनों के बीच पुल का काम किया। वे संघ और बीजेपी आलाकमान दोनों के यस मैन हैं। उनके पास पहले से ही सूबे को चलाने का अनुभव है और ये सारी खूबियां उनके सीवी को मजबूत करती हैं। 2022 में फडणवीस ने जो जहर का घूंट पिया था, अब उन्हें उसका फल मिल सकता है। जय भवानी एक है तो आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र फतेह करने के बाद जो जीत का भाषण दिया, उसमें बार बार पार्टी की ज्यादा सीटों की बात कही। बाळासाहेब ठाकरे ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे संकेत मिलते हैं कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।